Hello students, welcome to Aryan Padhaku. I am your biology mentor Smriti Pandey. बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो रेडी हैं आप सब? चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन. ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये इसमें हम लोग को डायग्राम बनाना है. तो ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है न्यूरॉन का. न्यूरॉन के बारे में पूछा हुआ है और ये न्यूरॉन का पूरा डायग्राम दिया हुआ है. देखिए ये जो यहाँ से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट इज नोन एज डेंड्राइटिस. ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है इसके इनसाइड वाला, दैट इज नोन एज निसल्स ग्रैन्यूल्स. ओके, और यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये इसकी पूरी आउटर लेयर जो है, इसे हम लोग कहते हैं सेल बॉडी. जो सेल की बॉडी, ये पूरा एक सेल है. ओके, न्यूरॉन सबसे बड़े सेल्स होते हैं, तो ये पूरी उसकी बॉडी है. सेंटर में यहाँ क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है. ओके, और यहाँ पे ये देखो, ये जो इधर ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इट इज नोन एज स्क्वान सेल. इसे हम लोग स्क्वान सेल कहते हैं. इधर ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं, दैट इज नोन एज एक्सॉन. फाइन. और यहाँ पे आप देखिए, ये थोड़ा उठा हुआ सा बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीट. फाइन. अब इसके नीचे वाला पोर्शन आता है यहाँ पे, तो ये होता है नोड ऑफ रैनवियर, जहाँ ये छोटे छोटे नोड्स होते हैं जो ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, तो इसको हम लोग, ये बीच वाले पोर्शन को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर. इसके बाद हमारे आते हैं एक्सॉन टर्मिनल. ये नीचे वाला हिस्सा होता है एक्सॉन टर्मिनल. तो ओवरऑल अगर एग्जाम में पूछे तो हूबहू ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है और हर एक की लेबलिंग कर देनी है कि कौन सा पार्ट क्या है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे या पूरे नंबर मिल सकते हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइटिस एंड एक्सॉन? कह रहे हैं मेजर डिफरेंस बताना है डेंड्राइटिस और एक्सॉन के बारे में. ओके, चलिए डेंड्राइटिस की अगर हम लोग बात करें तो ये छोटे छोटे फाइबर्स थे ना, जो अभी हम लोग न्यूरॉन के टॉप पे देखे थे. तो ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं और ये ब्रांच होते हैं, रिपीटेड होते हैं, कई बार इनका रिपीटिशन होता है. जैसे कि आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा, ये देखिए, ये सब डेंड्राइटिस है. तो यही डेंड्राइटिस है, रिपीटेड होते हैं एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी एंड ऑल्सो कंटेन निजल्स ग्रेन्यूल. इनके पास निजल ग्रेन्यूल्स भी थे और ये सेल के बाहर निकले हुए रहते हैं. जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना, ट्री की ब्रांचेस होती हैं, तो वैसे ही ये डेंड्राइटिस भी निकले हुए रहते हैं. एक्सॉन्स जो होते हैं ये लॉन्ग ब्रांच्ड फाइबर होते हैं. यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन इट इज नोन एज एक्सॉन. ये क्या होते हैं? लॉन्ग ब्रांच फाइबर होते हैं जो कि टर्मिनेट होते हैं एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नॉब. इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब. ये पसेस करते हैं सिनेप्टिक वेसल्स को. जो सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं उन्हें ये पसेस करते हैं और कंटेन करते हैं केमिकल्स को, जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. इनके पास केमिकल्स भी होते हैं और इसे हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. एक तो ये डिफरेंस हो गया. दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो ये जो फाइबर्स होते हैं, डेंड्राइटिस के फाइबर जो होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड द सेल बॉडी. सेल के बॉडी के टुवर्ड्स पास करते हैं इम्पल्सेस को. ठीक है, पर एक्सॉन्स जो होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर. ये डेंड्राइटिस क्या करते हैं? सेल बॉडी के टुवर्ड्स, और एक्सॉन्स क्या करते हैं? सेल बॉडी के बाहर दूर. उसको जो हमारे ये इम्पल्सेस होते हैं, इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन होता है, उसको ये फॉलो करते हैं. गॉट इट? तीसरा डिफरेंस अगर देखें तो इसके जो ब्रांच होते हैं ये टर्मिनेट होते हैं बल्ब लाइक सिनेप्टिक नॉब्स में. छोटे छोटे बल्ब लाइक सिनेप्टिक नॉब्स में ये इनके ब्रांचेस टर्मिनेट होते हैं. और एक्सॉन के जो ब्रांचेस होते हैं इनके पास सिनेप्टिक नॉब्स नहीं होते. ठीक, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन
डेंड्राइटिस एंड एक्सॉन हैं। तो ये एक ही सेल के पार्ट, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है, इनका रोल अलग अलग है, इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। देखा ना आपने, इनका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर अलग है, फिर फंक्शन भी अलग है। तो ओवरऑल ये डिफरेंसेस हैं इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। इसमें भी हमें डिफरेंस बताना है। तो अगर डिफरेंस वाला कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो वहां आपको इस टेबुलर फॉर्म में ही आंसर करना है। भले 2 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, जितने पॉइंट्स हो सब आप टेबल बना के ही डिफरेंसेस लिखोगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स की। ये माइलिनेटेड क्या होते हैं? माइलिनेटेड जो होते हैं या नर्व फाइबर होते हैं और इन्वेलप होते हैं स्वॉन सेल से। ये नर्व फाइबर्स है, ठीक है, और ये एनवेलप्ड होते हैं स्वॉन सेल से, जो कि फॉर्म करते हैं माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन के पास ये माइलिन शीट को फॉर्म करते हैं। क्लियर? इसकी बात करें माइलिनेटेड एक्सॉन की। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन जो होते हैं ये भी नर्व फाइबर होते हैं और ये इनक्लोज्ड होते हैं बाय स्क्वान सेल। दे आर इन्वेलप्ड होते हैं ये स्क्वान सेल से और ये इनक्लोज्ड होते हैं स्क्वान सेल से, और ये डू नॉट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। ये एक्सॉन के पास माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इनका स्ट्रक्चर अलग है, पोजीशन अलग है कि ये एनवेलप्ड हैं, वो इनक्लोज्ड हैं बाय स्क्वान सेल्स। उसके बाद ये फॉर्म करते हैं माइलिन शीट को अराउंड द एक्सॉन, लेकिन ये उसको नहीं फॉर्म करते। ठीक, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये फाउंड होते हैं स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स में। जो स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं, और ये कॉमनली फाउंड होते हैं ऑटोनोमस एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाते हैं। गॉट इट? एक्सॉन्स का ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स का डिफरेंस है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज गर्म है, ओके, तो जब कोई चीज गर्म है, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे जो फ्लास्क रखा है ये गर्म है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे। जैसे टच करते हैं और हमें कुछ गर्म फील होता है, वार्म फील होता है या ज्यादा जलने लायक महसूस होता है, तो हम क्या करते हैं, फट से अपना हाथ खींच लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन हो कैसे रहा है? बिकॉज हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहे हैं, फट से हाथ से हमारे मैसेज जाता है नर्वस सिस्टम पे, फिर नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है कि उससे दूर हो जाओ, तो वो तुरंत दूर हो जाता है। अब ये इतना सडन होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है, हम लोग इस चीज को फील नहीं कर पाते कि ये कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, सो सी द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइडेड बाय द न्यूरल सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरल कोऑर्डिनेशन। देखो होता कैसे है, जितने भी नर्व सेल्स है ना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। जैसे आपने ट्रेन देखी है ना, तो ट्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, उसके हर एक बॉक्सेस कनेक्ट होते हैं, तो वैसे ही ये सारे सेल्स भी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये तुरंत एंड टू एंड कनेक्टेड है, और ये तुरंत मैसेज भेजते हैं और तुरंत इनको रिजल्ट मिल जाता है। गॉट इट? सो ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है दैट इज कनेक्टेड बाय पॉइंट टू पॉइंट, और इनका क्विक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड होता है न्यूरल सिस्टम से, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन। गॉट इट? अब ये जो मैकेनिज्म होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन का, इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होता है, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द सिनैप्स एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारे एक्शंस कंट्रोल करते हैं, ये सारा मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन। इन्हीं के थ्रू सब कुछ कंट्रोल होता है कि कब ट्रांसमिशन करना है नर्व इम्पल्स का, कब इम्पल्स को कंडक्ट करना है। ओके, और उसके बाद इसका फिजियोलॉजी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, मतलब वो एक्शन क्या बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो ओवरऑल ये सारा
बहुत क्विकली कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहते हैं और सब जल्दी जल्दी काम करते रहते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ डू द आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन कैन बी मेंशन्ड? आयनिक ग्रेडियंट रेस्टिंग मेम्ब्रेन में कैसे मेंशन होगा? सो जो आयनिक ग्रेडियंट होते हैं अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये मेंटेन्ड होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। आयंस का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उससे ये मेंटेन्ड होते हैं। अब इसमें क्या आते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप आते हैं। इसमें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होते हैं इसमें होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, और उन्हीं के थ्रू ये मेंटेन किए जाते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए इसके बाद है स्टेट द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक ग्रेडियंट। हमें इसका रोल बताना है। रोल क्या है सोडियम पोटेशियम पंप का इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक ग्रेडियंट? सी, जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, पहली बात तो ये हेल्प करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, आयंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ पे देखो 3 सोडियम आयंस जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और 2 पोटेशियम आयंस इनवर्ट की तरफ, अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द न्यूरोलेमा ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स के न्यूरोलेमा होते हैं उसके थ्रू 3 सोडियम आयन टुवर्ड्स बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम आयन इनवर्ट अंदर की तरफ। ठीक है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोलेमा, जो न्यूरॉन्स के पास न्यूरोलेमा होते हैं उसके थ्रू। ठीक, चलिए कंपेयर रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। हमें कंपैरिजन करना है रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल में। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपकी इस अरिहंत की बुक में भी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 153 पे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। खैर अभी हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। तो रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बारे में हमें कंपेयर करना था। तो यहाँ पे देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम लोग कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? तो ये अनदर नेम होता है नर्व इम्पल्स का। जो नर्व इम्पल्स है उसका ही एक और नाम है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं दैट ट्रेवल्स अलोंग एन एक्सॉन। एक्सॉन की तरफ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। और जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्सॉन की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गई चीज? थोड़ा सा कंपैरिजन करना है बस, तो हम यहाँ पे कंपेयर इसका करते हैं। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच द इम्पल्स कंडक्शन डिपेंड। इम्पल्स कंडक्शन किस पे डिपेंड करना है, हमें वो फैक्टर्स बताने हैं। चलिए भाई बता देते हैं। सो बेसिकली इम्पल्स कंडक्शन डिपेंड करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एक्सोलिमा, जिसे एक्सॉन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो उसकी परमिएबिलिटी पे ये डिपेंड करते हैं। और दूसरी चीज जो होती है ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द एक्सोप्लाज्म एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द एक्सॉन। जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है दो चीजों के बीच में, एक्सोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो प्रेजेंट है आउटसाइड द एक्सॉन, एक्सॉन के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है और एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सॉन की मेम्ब्रेन, इसके बीच में जब ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे इम्पल्स कंडक्शन उस पे डिपेंड करता है। मतलब इन दोनों चीजों पे ये आपका इम्पल्स कंडक्शन डिपेंड करता है। ओके, चलिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम प्लस इन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सोडियम आयन का हमें बताना है एक्शन पोटेंशियल में क्या रोल है।
सो जब when a stimulus is applied to a nerve, the membrane of the nerve become freely permeable to sodium ion. जब स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है नर्व पे तो क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होते हैं नर्व के ये फ्रीली परमिएबल हो जाते हैं, लेकिन किसके लिए होंगे, ये सिर्फ होते हैं सोडियम आयन के लिए, सबके लिए नहीं होंगे, पोटेशियम के लिए नहीं होते हैं, ये सिर्फ सोडियम के लिए होते हैं। उसके बाद ये लीड करते हैं रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सिबल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड। अब इससे क्या होता है, जल्दी से ये जो सोडियम आयन्स होते हैं ये अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस लीड टू रैपिड इन्फ्लक्स, मतलब रैपिडली अंदर जाते हैं, इन्फ्लक्स का मतलब इनसाइड जाना, बहुत क्राउड को लेके अंदर जाते हैं, और उसके बाद सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सिबल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड, उसके बाद ये फॉलो करते हैं रिवर्सिबल ऑफ द पोलैरिटी। नाउ that is the outer surface of the membrane become negatively charged and inner side of the membrane become positively charged। अब क्या होगा, जो inner side की membrane होती है वो positively charged हो जाती है, और जो बाहर outer side की membrane होती है वो negatively charged हो जाती है। ठीक है, इसके आगे देखिए, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। बताया था अभी हम लोगों ने कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। अब विच इज इन द फैक्ट टर्म्ड एज द नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स का भी काम करती है। Thus, this show that sodium ion play an important role in the conduction of nerve impulse। अब इससे हमें क्या साबित होता है, इससे हमें ये साबित होता है कि जो सोडियम आयन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में। जो कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का उसमें हमारा सोडियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ओवरऑल रोल तो यही है ना, कि यहाँ पे क्या होता है, जब स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है नर्व पे तो क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होते हैं नर्व की ये फ्रीली परमिएबल हो जाते हैं फॉर द सोडियम आयन, और सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमिएबल होंगे तो सोडियम आयन बहुत क्राउड के साथ अंदर एंटर कर जाता है। अंदर एंटर करने के बाद क्या होता है, जो आउटर सरफेस होता है मेम्ब्रेन का वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इनर सरफेस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओवरऑल यही प्रोसेस है, यही इसका रोल है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये एक्शन पोटेंशियल करवा रहा है। अब एक्शन पोटेंशियल करवाने के लिए सोडियम आयन ही तो इनसाइड एंटर कर रहा है। अब इनसाइड एंटर जो करेगा वही तो बेसिक काम कर रहा है हमारा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना काम करने लगे, तो नर्व इम्पल्स भी हमें एक्शन शो करने लगते। गॉट इट? तो ये कुछ बेसिक रोल है सोडियम आयन का। इसके बाद क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। हमें यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बताना है माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बीच में। सो ये आपका डिफरेंस है। कंडक्शन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सो सी यहाँ पे क्या होता है, माइलिनेटेड में डीपोलराइजेशन हो जाता है अकर व्हेन द नोड्स ऑफ रैनवियर ऑफ एक्शन। डीपोलराइजेशन वहां होता है जहां नोड्स होते हैं रैनवियर के, एक्सॉन के जहां रैनवियर के नोड्स होते हैं वहां पे डीपोलराइजेशन होता है। और इसका जो डीपोलराइजेशन होता है अकर्स ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर, जो पूरी लेंथ होती है नर्व फाइबर की वहां पे डीपोलराइजेशन होने लगता है। ठीक है, इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जंप करते हैं फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर। जो रैनवियर का एक नोड होता है वहां से एक्शन पोटेंशियल जंप करते हैं दूसरे पे, फिर दूसरे से तीसरे पे, तो ऐसे ऐसे ये जंप करते जाते हैं। पहले इसमें देखें तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये ट्रेवल करते हैं इंटायर लेंथ में, ये तो पूरी की पूरी लेंथ ही है, तो वहां से जंप करने की कोई कंडीशन ही नहीं है भाई। मान लीजिए ये पूरी लेंथ है तो ये पूरा ऐसे ही तो ट्रेवल करेंगे ना, ऐसे ऐसे ये ट्रेवल करते हैं, लेकिन नोड्स ऑफ रैनवियर में ये होते। ठीक है, तो अब किसी चीज को यहां से यहां आना है तो क्या करेगा, वो इस पे जंप करेगा,
फिर इस पे जंप करेगा, फिर इस पे जंप करेगा, ये सारा जंपिंग प्रोसेस यहाँ पे होता रहता है. सो इट इज कॉल्ड एज सैटरी कंडक्शन एंड इज मोर फास्ट. ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है. और ये एक स्लोअर कंडक्शन प्रोसेस होता है. ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है ये बहुत स्लो 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 धीरे 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 होता रहता है. इससे यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट. यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगती है और यहाँ पे कम लगती है, क्योंकि वो जो प्रोसेस हो रहा है जो ये नॉन माइलिनेटेड में कंटिन्यूअस हो रहा है. कंटिन्यूअस. अब किसी काम को कंटिन्यू करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और किसी काम को रुक रुक के करने के लिए, जैसे यहाँ पे जंपिंग हो रही है तो रुक रुक के करने के लिए कम एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पे लेस एनर्जी चाहिए, यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सैलेटरी कंडीशन. ठीक है, चलिए. सो the process account for the greater speed of an impulse traveling along a myelinated neuron than along the non-myelinated one. It is up to 50 times faster than the non-myelinated nerve system. See, ये जो process account होता है इसमें greater speed of impulse चाहिए होती है along जो travel करते हैं myelinated neuron से non-myelinated neuron पे, और ये करीबन 50 times faster होता है than the non-myelinated nerve fiber. non-myelinated nerve fiber से 50 गुना ये ज्यादा होता है. तो ये प्रोसेस होता है अकाउंट फॉर द ग्रेटर स्पीड ऑफ एन इम्पल्स ट्रेवलिंग. जो ग्रेटर स्पीड होती है इम्पल्स की उसको ट्रेवल करने के लिए माइलिनेटेड न्यूरॉन से नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. ठीक है. नाउ Nervous system and computer share certain common features. कह रहे हैं नर्वस सिस्टम और कंप्यूटर ये शेयर करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स को. कमेंट इन 5 लाइन. 5 लाइन्स में हमें बताना है. इसका हिंट है सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. फाइन, चलिए देखते हैं. सी, क्या कुछ सिमिलैरिटी है आपके नर्वस सिस्टम में और सीपीयू में? नर्वस सिस्टम और कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है. सी, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसको उसका ब्रेन कहते हैं. ब्रेन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वहाँ पे हम लोग कई सारा डाटा स्टोर करते हैं और वहाँ से वो एक्शन प्रोवाइड करता है. तो यही इनमें कुछ खासियत होती है. सी, सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं वेरियस ऑर्गन सेंस द एनवायरनमेंट एंड एक्सटेंड द मैसेज टू द ब्रेन. सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे हर ऑर्गन में. कई सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं जो तुरंत मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को. जैसे हमारे हैंड में, हमारे लेग में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैर रखना चाह रहे हैं कहीं और जस्ट आप इमेजिन करिए पैर के नीचे कुछ आने वाला है, कुछ छोटा सा ऑर्गेनिज्म ही है, चूहा है मान लीजिए, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि वो चूहा हमारे पैर के नीचे ना आके हम पैर आगे कर लें या पैर पीछे कर ले. तो वो मैसेज तुरंत हमारे ब्रेन को गया और ब्रेन ने उसको मैसेज भेज दिया, उस अकॉर्डिंग काम किया. तो वैसे ही हर पार्ट में ब्रेन के हर ऑर्गन में कुछ नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो पूरे हमारे ऑर्गन्स में फैले होते हैं और ये हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं. सो इट इज इक्विवेलेंट टू इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है. इनपुट देना मतलब हमने मैसेज भेज दिया, तो हमारे ऑर्गन ने मैसेज भेज दिया ब्रेन को. अब सी, ब्रेन कैसा काम करता है? सीपीयू की तरह. दैट इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से और प्रोसेस कर देते हैं बाय ब्रेन और मतलब कुछ कमांड्स देते हैं उस कंसर्न ऑर्गन के लिए कि उसको कैसा काम करना है. यही तो करते हैं. ब्रेन के पास मैसेज आ गया, इनपुट से मैसेज आ गया. अब ब्रेन ने क्या किया, उस अकॉर्डिंग सेंसरी न्यूरॉन के जो मैसेजेस हैं उस अकॉर्डिंग वो उनको मैसेज देते हैं कि आपको अब क्या काम करना है. उसको कमांड करके एक्शन बताते हैं कि अब आपको क्या काम करना है. So these messages taken or conveyed by motor neuron which act as a output device. ये मैसेज जो टेकन होता है या कन्वे होता है दैट इज बाय मोटर न्यूरॉन और इसे हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइस. जैसे फॉर एग्जांपल
मेरे पैर के नीचे वाला वही एग्जाम्पल ले लेते, चूहे वाला। तो चूहा आ रहा था, तो मेरे पैर ने जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स है, इन्होंने मैसेज भेज दिया कि अब हम क्या करें। तो ब्रेन ने तुरंत कहा कि उसको बचाओ। उसको बचाओ मतलब पैर अपना आगे या पीछे कर लो। तो अब क्या होगा, ये जो मेरा पैर आगे या पीछे रखने का सवाल है, दैट इज बाई मोटर न्यूरॉन्स, ये आउटपुट होगी। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पायामीटर एंड ड्यूरामीटर। डिफरेंसेस पूछ रहे हैं पायामीटर और ड्यूरामीटर के बीच में। सो सी, पायामीटर जो होते हैं इनर मोस्ट मीनिंग अराउंड द ब्रेन, ये इनर मोस्ट होते हैं, ब्रेन के बहुत इनर में होते हैं। और ड्यूरामीटर जो होते हैं ये आउटर मोस्ट मीनिंग होते हैं अराउंड द ब्रेन, आउटर मोस्ट होते हैं ब्रेन के। ओके, ये अटैच होते हैं ब्रेन से। इनर की बात होगी भाई, तो इनर वाला पोर्शन है तो वो तो ब्रेन से अटैच होगा। बट अगर कोई चीज आउटर में है तो ये किससे अटैच होगा? इट इज अटैच टू इनर सरफेस ऑफ द क्रैनियम। जो इनर सरफेस होता है क्रैनियम का, उससे ये अटैच होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अटैच होते हैं ब्रेन एट टू प्लेसेस ऑफ फोरम कोरोट प्लेक्सस। It is attached to the brain at two places to form कोरोट plexus. ये अटैच होते हैं ब्रेन से दो प्लेसेस पे जो कि फॉर्म करते हैं कोरोट plexus को, और ये फ्री होते हैं, नॉट अटैच टू द कोरोट plexus, उससे ये अटैच नहीं होते हैं सिंपली। तो ये इसका डिफरेंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नर्वस सिस्टम हाउ ग्रे मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाइट मैटर। नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर से कैसे डिफरेंट है, या फिर एक्सप्लेन ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। दोनों क्वेश्चन है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, और लेकिन आंसर तो एक ही है। सी, ग्रे मैटर जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ग्रे मैटर किसके बने होते हैं? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के। जबकि व्हाइट मैटर जो होते हैं ये बने होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर के। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उससे बने होते हैं हमारे व्हाइट मैटर। सिंपली ये इनका कलर ग्रे होता है, इनका कलर व्हाइट होता है, ये तो नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरी चीज, ये फॉर्म करते हैं आउटर लेयर ऑफ ब्रेन एंड इनर लेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो ग्रे मैटर होते हैं ये ब्रेन का आउटर लेयर फॉर्म करते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का अंदर वाला लेयर, ओके, इनर लेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जबकि यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं इनर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो व्हाइट मैटर होते हैं ये इनर पार्ट होते हैं ब्रेन के और आउटर पार्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। दोनों ऑपोजिट है, एक याद रखिए दूसरा याद हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद ग्रे मैटर जो होते हैं ये ट्रांसमिशन करते हैं नर्व इम्पल्स का, और ये स्लो करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होता है यहाँ पे स्लो होता है ग्रे मैटर में, और यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का ये बहुत फास्ट होता है, जल्दी से होता है, तेजी से होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्व ट्रैक्ट कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम? नेम द 4 लोब्स ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, चलिए बताते हैं। सो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होते हैं सेरेब्रम के, ये कनेक्टेड होते हैं बाय कॉर्पस कैलोसम से। किससे कनेक्ट होते हैं? दैट इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। हर हेमिस्फीयर जो होता है ये डिवाइड होते हैं फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरेटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। इन 4 लोब्स में ये डिवाइड होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरेटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो ये 4 लोब होते हैं जिनमें ये हेमिस्फीयर डिवाइड होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी से भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन थैलमस एंड हाइपोथैलमस। इन दोनों में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंसेस पे आते हैं हम लोग। सो थैलमस, हाइपोथैलमस, टेबुलर फॉर्म में ही डिफरेंसेस बताने हैं हमें। सी, थैलमस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सेरेब्रम होते हैं रैप अराउंड होते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसे हम लोग कहते हैं थैलमस। सेरेब्रम रैप होते हैं
दैट इज रैप अराउंड द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसे थैलमस कहते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस जो होते हैं ये लाई करते हैं एट द बेस ऑफ थैलमस। जो थैलमस का बेस होता है वहां पे ये हाइपोथैलेमस लाई करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है, जितने टाइप के सेंसरी इनपुट होते हैं ये पास होते हैं सिनेप्सिस से थैलमस, सिनेप्सिस टू द थैलमस। जितने भी सेंसरी इनपुट होते हैं ये पास होते हैं सिनेप्स टू द थैलमस और ये कंटेन करते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं हाइपोथैलेमस हार्मोन को। हाइपोथैलेमस जो होते हैं ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ओके, उसके बाद थैलमस कंट्रोल करते हैं इमोशनल और मेमोरी फंक्शंस को। इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, मेमोरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं ये। और ये क्या करते हैं हाइपोथैलेमस, ये रेगुलेट करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन। इसमें इसको ये रेगुलेट करते हैं। जो सेक्सुअल बिहेवियर के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, मोटिवेशन होता है। जैसे दिमाग में कभी कभी आता है ना, नहीं पढ़ लो कल पेपर है पढ़ लो, तो एक बार मन में आता है नहीं रहने दो थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, अभी रेस्ट कर लेते हैं। या अपने मन से भी कभी कभी आता है चलो कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? दैट इज मोटिवेशन बाई हाइपोथैलेमस। सारा मोटिवेशन हमारे अंदर भरा हुआ है ना, हाइपोथैलेमस में सब भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम और सेरेब्रम के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। सो अगेन, सेरेब्रम जो होते हैं ये मोस्ट डेवलप पार्ट होते हैं ब्रेन के। सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट है ये ब्रेन का। और सेरेबेलम जो होते हैं ये सेकेंड डेवलप पार्ट है ब्रेन का, जिसे हम लोग कहते हैं लिटिल सेरेब्रम। ये पहला डेवलप पार्ट है और ये दूसरा डेवलप पार्ट है। तो जो पहला डेवलप पार्ट है उससे अगर कोई छोटा होगा तो उसे लिटिल सेरेब्रम भी तो कह सकते हैं। तो सेरेब्रम जो होते हैं ये सेकेंड डेवलप पार्ट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिटिल सेरेब्रम। और सेरेब्रम मोस्ट डेवलप है। क्लियर? नाउ सेरेब्रम कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट टू सेरेब्रल हेमीस्फेयर। दो सेरेब्रल हेमीस्फेयर को कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट करते हैं, जबकि दो लैटरल हेमीस्फेयर को सेरेब्रम connected by वर्मिस। टू lateral hemisphere of cerebellum ये कनेक्ट होते हैं by वर्मिस से। उसके बाद ये फंक्शन करते हैं, इट्स फंक्शन आर इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, स्पीच एक्सेट्रा। इनका फंक्शन मेनली है इंटेलिजेंस, जो हम सोचते हैं ना वो, लर्निंग, चीजें जो हम लोग लर्न करते हैं, लाइक साइकिलिंग लर्न कर रहे हैं, लाइक बाइक लर्न कर रहे हैं, लाइक स्विमिंग लर्न कर रहे हैं, तो जो भी चीजें लर्न कर रहे हैं वो। मेमोरी, किसी चीज को याद रखना। और स्पीच, वो जो हम लोग बोलते हैं। सेरेब्रम जो होते हैं ये कंटेन करते हैं सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है ना, लाइक अगर टीचर कहेगी पेन निकाल लो तो हम लोग के हाथ अपने आप काम करने लगते हैं, पेन उठा लेते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। एंड एरर चेकिंग ड्यूरिंग मोटर फंक्शन एंड कॉग्निशन। मोटर फंक्शन के टाइम पे एरर चेकिंग का भी इनका काम होता है सेरेब्रम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। So, if someone receive a blow on the back of neck, what would be the effect on the person CNS? मतलब central nervous system। अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है ब्लो ऑन द बैक ऑफ नेक, ये जो गले का पीछे वाला हिस्सा होता है, तो वहां पे कोई ब्लो रिसीव कर रहा है तो क्या इफेक्ट हो सकता है पर्सन के सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, हमें ये बताना है। चलिए बताते हैं। अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है ब्लो ऑन द बैक, इसका मतलब है इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी और फिजिकल फंक्शनिंग। उसमें इम्पेयरमेंट आ गया है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है या जो फिजिकल फंक्शनिंग है उसमें इम्पेयरमेंट आ गया है। इसका मतलब ये हो सकता है, या इसका रिजल्ट कहें तो ये हो सकता है इन द डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर
और इमोशनल फंक्शन। जो बिहेवियर इमोशनल फंक्शंस होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसे पर्सन का बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसके इमोशंस का उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है कि कब हंसना है, कब रोना है, या कब नॉर्मल रहना है। कभी भी वो हंसने लग सकता है, कभी भी रोने लग सकता है। तो ये सारा कंट्रोल उसका नहीं रहता है। साथ साथ उसके बिहेवियर पे भी इफेक्ट दिखने लगता है कि कभी नॉर्मली बैठा हुआ है, कुछ भी करने लगा, तो ये सारा इफेक्ट हो सकता है। सर्वाइकल इंजरीज ऑफन रिजल्ट इन क्वाड्रिप्लेज, इसका मतलब है टेट्राप्लेजिया। जब कभी सर्वाइकल इंजरी होती है तो इसका मतलब होता है कि इसको टेट्राप्लेजिया की भी चांसेस हो सकते हैं। तो अगर बात करें कि अगर किसी के बैक ऑफ नेक में ब्लो हो रहा है तो उसके ये सब चांसेस है कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाए, उसके इमोशंस में भी चेंजेस आ जाए, उसका खुद पे कंट्रोल ना भी रहे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन। ह्यूमन में क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बीच का डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन आपकी इस अरिहंत की बुक का भी है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 155, ठीक है। चलिए हम लोग इनके डिस्टिंग्विश देख लेते हैं क्रैनियल और स्पाइनल नर्व के ह्यूमन में। सो सी, क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन से और टर्मिनेट मोस्टली होते हैं ऑर्गन्स हेड एंड अपर बॉडी। क्रैनियल नर्व्स हमारे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ब्रेन से, और ये टर्मिनेट होते हैं मोस्टली ऑर्गन्स, जो सर के पास के ऑर्गन्स होते हैं, अपर बॉडी होती है वहां पे। स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं दैट इज ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड और एक्सटेंड होते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द हेड। स्पाइनल नर्व, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का है पीछे है, तो ये हमारे बिलो हेड है, हेड के नीचे है। उसके बाद ये पूरी हमारी बॉडी में एक्सटेंड होते हैं जो स्पाइनल नर्व होते हैं, ओके, जैसे हमारे हैंड एंड लेग है, हर जगह पे होंगे। इसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं। जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं इनमें 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व ज्यादा होते हैं, इनमें 31 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक। मोस्ट ऑफ द क्रैनियल नर्व जो होते हैं ये कंटेन करते हैं एक्सॉन ऑफ मिक्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को। क्रैनियल नर्व्स इसके पास क्या कंटेन करते हैं? ये इनके पास मिक्स्ड होते हैं, जैसे एक्सॉन्स जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, उनके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स सारे मिक्स्ड अप होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं ये कंटेन करते हैं एक्सॉन्स ऑफ मिक्स्ड न्यूरॉन। एक्सॉन्स जो होते हैं इनके मिक्स्ड न्यूरॉन के होते हैं और ये सब उसको कंटेन करते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल the axonal membrane is polarized. Explain the movement of positive and negative ion leading to polarization. हमें बताना है कि रेस्टिंग पोटेंशियल में जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होते हैं ये पोलराइज्ड होते हैं। नाउ हमें एक्सप्लेन करना है मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन लीडिंग टू द पोलराइजेशन, ठीक है, सिंपल चीज है, हम लोग कर लेंगे। सो देखिए, इन रेस्टिंग कंडीशन में जो नर्व फाइबर होते हैं, ओके, और जो एक्सोप्लाज्म होते हैं इनसाइड द एक्सॉन, ये कंटेन करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। देखो इनके पास क्या होगा, ये जो रेस्टिंग नर्व फाइबर होते हैं और जो एक्सोप्लाज्म होते हैं इनके पास हाई कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन होते हैं और लेस कंसंट्रेशन में सोडियम आयन होते हैं, ठीक। अब पोटेशियम आयन ज्यादा है, ठीक, एक्सॉन के पास हाई कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स भी ज्यादा है, ठीक है, और लो कंसंट्रेशन में क्या है हमारा? सोडियम, मतलब पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम कम है, और इसके साथ साथ इसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स भी हैं। फाइन। अब क्या होता है, जो कंट्रास्ट, इसके कंट्रास्ट में जो फ्लूइड होता है, बाहर जो फ्लूइड होता है उनमें एक्सॉन्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन होते हैं,
और उनके पास हाई कंसंट्रेशन में क्या होते हैं, सोडियम आयन। फिर क्या होगा, जैसे इनसाइड की कंडीशन तो ये ओके, लेकिन आउटसाइड में क्या है, सोडियम आयंस ज्यादा हैं और पोटेशियम आयन कम है। ठीक, सिंपल सी चीज समझ में आ गई। नाउ अब क्या होता है, फॉर्म्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या फॉर्म करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। सो दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयंस। ये जो आयनिक ग्रेडियंट होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, ये मेंटेन करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 सोडियम आयन को बाहर और 2 पोटेशियम आयन को इनवर्ड सेल के अंदर। जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, इन्होंने रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम आयन को बाहर कर दिया और पोटेशियम आयन को अंदर कर लिया सेल के अंदर। कितने ट्रांसपोर्ट होंगे, 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन। क्लियर। इसके बाद देखिए, एज अ रिजल्ट जो आउटर सरफेस होता है एक्सोनल मेम्ब्रेन का, ये पजेस करता है पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वाइल जो इनर सरफेस होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है एंड देयरफॉर इट्स पोलराइज्ड। बाहर वाला क्या है, बाहर वाला जो है एक्सोनल मेम्ब्रेन वो पॉजिटिव चार्ज है और जो इनर वाला है दैट इज बिकम नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पोलराइज्ड हो जाते। गॉट इट। So, electric potential difference across the resting plasma membrane is called the resting potential. जो electrical potential difference होता है across the resting plasma membrane, plasma membrane जब rest condition, मतलब overall तो ये resting condition की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं resting potential. Got it? Now, the state of the resting membrane is called polarized state. इस स्टेट को क्या कहते हैं हम लोग, पोलराइज स्टेट, क्योंकि यहाँ पे ये पोलराइज्ड हो जा रहे हैं। आउटर सरफेस क्या है, आउटर सरफेस इज पॉजिटिव चार्ज, आउटर सरफेस पॉजिटिव है और इनर क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे पोलराइजेशन हो जा रहा है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्रेन, ऑल्सो डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन विद देयर फंक्शन। पहले तो हमें ब्रेन के बारे में बताना है, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स बताने हैं उनके फंक्शन के साथ। ओके, सो ब्रेन जो होता है हमारा, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है ना। ब्रेन से ही सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जो भी चीजें हम लोग को याद होती हैं ब्रेन में ही होती हैं। जो भी चीजों का एक्शन करना होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कुछ की प्लानिंग भी होती है तो वो हमारे ब्रेन में ही होती है। ओके, या किसी चीज से प्रोटेक्ट करना है, या किसी चीज से किसी का इमोशनल अटैचमेंट है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट है तो भी हमारे ब्रेन से होता है। सब कुछ ब्रेन से ही होता है। तो ये क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और ये हर चीज को कमांड और कंट्रोल भी करता है ना। कमांड भी तो करता है कि उसको मत छुओ, वहां पे मत जाओ, ये तो कमांड हुआ, और कंट्रोल भी करता है कि नहीं नहीं रहने दो, अब खाना नहीं खाना, बहुत ज्यादा खा लिया तबीयत खराब हो जाएगी, किसी पार्टी में जाते हैं तो ये कमांड और कंट्रोल होता है हमारी बॉडी एक्टिविटीज का। क्लियर। नाउ जो ब्रेन होता है ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का, जो लोकेटेड होते हैं इन द क्रेनम, cranial activity of the skull, स्कल के अंदर होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं क्रेनम के अंदर। ह्यूमन ब्रेन जो है ये डिवाइड है 3 मेन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और वो जो पीछे वाला होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 पार्ट्स में होते हैं। चलिए फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन जो होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स को। अब ये क्या होते हैं, जो एंटीरियर पार्ट होता है ब्रेन का दैट इज फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। एंटीरियर पार्ट जो होता है ये छोटे छोटे क्लब के स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। ओलाफैक्टरी लोब्स दैट इज नोन एज द ओलाफैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी, ये these are concerned with the sense of smell। हमें किसी चीज की स्मेल आती है,
जैसे किसी अच्छे खाने की स्मेल आ रही है तो किससे आती है? विद द हेल्प ऑफ दिस जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, इसी से। ये हमारे इंटीरियर पार्ट होते हैं ब्रेन के। इसके बाद आता है सेरेब्रम। सबसे पहले तो ये हम लोग बात कर रहे हैं फोर ब्रेन की, ये आपको पता होना चाहिए। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी है, सेरेब्रम है। ये लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स है पार्ट ह्यूमन ब्रेन का। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब ये देखो, इसमें डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स होते हैं सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू टू इक्वल हाफ्स। दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर। लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर, जो दो पार्ट में डिवीजन हुआ है तो उसका एक का नाम लेफ्ट रख दिया गया जो लेफ्ट साइड में है, और जो दूसरे साइड में उसका राइट, तो उसे हम लोग लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर कहते हैं। ये जो हेमीस्फेयर है दैट इज कनेक्टेड बाय ए लार्ज बैंड ऑफ माइलिनेटेड फाइबर, द कॉर्पस कैलोसम। बड़े बड़े लार्ज बैंड जो है माइलिनेटेड फाइबर्स के, उससे ये कनेक्टेड है। ये जो हेमीस्फेयर्स हैं राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर, ये उससे कनेक्टेड है। ओके, हर सेरेब्रल हेमीस्फेयर में तीन टाइप के फंक्शनल एरिया हैं। सबसे पहले है सेंसरी एरिया, जिसे हम लोग सेंस करते हैं ना, कि किसी चीज़ की स्मेल आ रही है या कुछ की आवाज़ें आ रही हैं तो हमें उधर जाना है या नहीं जाना है, फिर स्पार्कल्स हो रहे हैं, कुछ स्मेल आ रही है या कुछ देख लिया, तो ये सब क्या है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है जिससे हम लोग सेंस करते हैं, और ये सेंसरी एरियाज हैं। ठीक, तो ये रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को फ्रॉम द रिसेप्टर एंड मोटर एरिया ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द इफेक्टर। सबसे पहले क्या होते हैं? हमारे ब्रेन के पास मैसेज आता है, फिर ब्रेन हमें मैसेज भेजता है। पहले हमने उसको क्या किया? इनपुट किया, मैसेज भेजा, तो फिर उसने हमें मैसेज भेजा जो हम लोग आउटपुट करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ स्पार्किंग हो रही है कहीं पे, तो अब हमने देख लिया ये आवाज़ आ गई, तो हम क्या करेंगे? तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, या देखते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, हट जाते हैं भाई कि कोई बड़ा हादसा ना हो, और लोगों को भी अवेयर कर देते। तो ये कैसे हुआ? हमने सेंस किया, मैसेज भेजा अपने माइंड को, माइंड ने कहा निकलो यहाँ से निकलो, तो हम लोग निकल जाते हैं। ओके, उसके बाद होते हैं एसोसिएशन एरिया। ये लार्ज रीजन्स होते हैं दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन द फंक्शन। मतलब इसका कुछ क्लियर नहीं है कि ये सेंसरी पार्ट पे ही है कि मोटर के फंक्शंस, मोटर के जंक्शंस हैं। ओके, सो ये इंटरप्रेट करते हैं द इनपुट, स्टोर द इनपुट एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स इन लाइट ऑफ सिमिलर पास्ट एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले जैसे कोई इनपुट दिया गया, ओके, मैसेज मिला कि स्पार्किंग हो रही है, तो अब इसको थोड़ा पता था कि 2-4 दिन पहले या कुछ महीने पहले स्पार्किंग हुई थी, तो हमने वहां से निकलना था, तो इसने वही मेमोराइज, थोड़ा सा इसको याद है, तो उस बेसिस पे ये हमें मैसेज दे देता है कि निकल जाओ यहाँ से। सो इंटरप्रेट द इनपुट, पहले ये इनपुट को इंटरप्रेट करता है, स्टोर करता है इनपुट को, फिर इनिशिएट करता है रिस्पॉन्स को इन लाइट टू सिमिलर पास्ट एक्सपीरियंस, जो पिछले कुछ एक्सपीरियंस थे उस बेसिस पे। Thus, these area are responsible for complex function like memory, learning, reasoning and other intersensory associations. तो ये वाला एरिया जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फंक्शंस के लिए। जैसे हम लोग कुछ लर्न करते हैं एग्जाम के लिए, तो उस चीज को मेमोराइज करने में, लर्न करने के लिए, लर्निंग इन द सेंस जैसे कोई हैबिट्स लर्न करते हैं ना, मान लो कुछ सीखा है हमने, हमारी जैसे हॉर्स राइडिंग सीखी है, जैसे साइकिलिंग सीखी है, जैसे बाइक चलाना सीखा है, कार चलाना सीखा है, या स्विमिंग सीखा है, या कोई गेम खेलना सीखा है, तो ये इस लर्निंग फेज में आ जाता है। रीजनिंग आपको पता ही है, और उसके बाद अदर इंटरसेंसरी एसोसिएशंस जो होते हैं उनसे रिलेटेड ये एसोसिएशन एरिया हमारा काम करता है। गॉट इट? फाइन। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है ये लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, दोनों के बीच में होता है। जो थैलमस है फोर ब्रेन का और जो पोन्स है हिंड ब्रेन के, उसके बीच में ये होता है। ठीक, एक कैनल होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जो पास करते हैं थ्रू द मिड ब्रेन से ये पास करते हैं। अब देखो
जो डॉर्सल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, ये मेनली कंसिस्ट करते हैं दो पेयर में ये कंसिस्ट होते हैं ऑफ राउंडेड स्वेलिंग, जिसमें राउंडेड स्वेलिंग या उसको हम लोग लोब्स भी कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। मिड ब्रेन हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ आईज, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग। जो आईज की मूवमेंट हम लोग कर लेते हैं ऊपर नीचे, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, सारे एंगल्स में घुमा लेते हैं आईज को, तो ये उससे रिलेटेड होते हैं, मतलब इसका मिड ब्रेन का फंक्शन ये होता है। ऑडिटरी करने में ये हेल्प करते हैं, और विजुअल प्रोसेसिंग, जो विजुअल प्रोसेसिंग करते हैं कि देख के आइडेंटिफाई कर लिया या फिर जो भी विजुअलाइजेशन के थ्रू करते हैं, तो वो ये होता है, ऑडिटरी का भी काम मिड ब्रेन का ही होता है। ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं पोन्स को, सेरेब्रम को और मेडुला ऑब्लोंगेटा को, तीन पार्ट को। देखो पोन्स जो होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं फाइबर ट्रैक्ट जो इंटरकनेक्ट होते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के हर अलग अलग रीजन से ये पोन्स जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। सेरेब्रम जो होते हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, है ना। पहला क्या है, सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम है, तो मीन्स फर्स्ट बीइंग इज सेरेब्रम। सेरेब्रम ये हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट रिलेटेड टू मोटर स्किल्स, मेंटेन पोस्चर्स एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। तो ओवरऑल ये हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन में, जो कोऑर्डिनेट करते हैं ना हम लोग, जैसे कोई बुक उठानी है तो हमारा हैंड लग गया या हमारी पूरी बॉडी लग जाती है किसी काम को करने में, तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। और मूवमेंट, जो मूवमेंट होते हैं हमारे मोटर रिलेटेड स्किल्स, जैसे गाड़ी को घुमाना है, हमें खुद भी घूमना है, तो ये सब क्या है, मूवमेंट होते हैं। और इसमें पोस्चर को मेंटेन करते हैं, जैसे पोस्चर क्या रखना है, खड़े रहना है, बैठना है तो किस पोस्चर में बैठना है, कैसे बैठना है, तो ये पोस्चर भी हमारा ये सेरेब्रम जो होते हैं यही मेंटेन करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये कनेक्ट होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड और कंटेन करते हैं सेंटर्स को। ये कनेक्टेड होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारे पीछे होता है, बैकबोन में होता है, विच कंट्रोल रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी रिदम को ये कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को और पोस्टूरल गेस्चर्स ऑफ द बॉडी, जो पोस्टूरल गेस्चर्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं और रेस्पिरेटरी रिदम को। तो ओवरऑल ये ब्रेन के तीन पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और उन सब का ये फंक्शंस था। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग हमें बतानी है। दूसरा है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन। सो ब्रेन तो ब्रेन है। ब्रेन जो है दैट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन से इसकी कवरिंग है। पहला जो है दैट इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, इसे हम लोग कहते हैं ड्यूरामीटर। ओके, ये टफ फाइबर मेम्ब्रेन है एडहरिंग क्लोज टू द इनर साइड ऑफ द स्कल। स्कल है, स्कल के अंदर वाले साइड में ये, और उसी अंदर जैसे मान लो ये स्कल है, ठीक है, ये स्कल है और स्कल के अंदर ही तो ब्रेन होगा यहाँ पे। तो ये जो स्कल है इसका जो इनसाइड वाला पोर्शन यहाँ पे ये होते हैं ड्यूरामीटर। फाइन। अब जो मिडल मेम्ब्रेन होते हैं ये बड़े थिन लेयर के होते हैं, पतली सी लेयर होती है, इसे हम लोग कहते हैं आर्कनॉइड मेम्ब्रेन या फिर आर्कनॉइड मैटर। ओके, ये बीच की लेयर होगी। अब इसके बाद इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन के पास होती है, ये पिया मीटर, ये थिन होती है, बहुत डेलिकेट होती है और ये कनेक्ट होती है हमारे ब्रेन टिश्यू से। गॉट इट? 3 लेयर है, ये सबसे बाहर की है, ये मिड की है और ये इनसाइड की है। तो इनसाइड वाली लेयर ब्रेन से कनेक्ट होती है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग को बताना था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में डिफरेंसेस। सो सी
प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं ये शॉर्ट और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कैसे होंगे? शॉर्ट। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कैसे होते हैं? लॉन्ग। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं। दोनों की कंडीशन में ऑपोजिट है। सिंपैथेटिक में पैरा गैंग्लियोनिक जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में पैरा गैंग्लियोनिक जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग हो गए और यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट हो गए। ओके, ये रिलीज करते हैं सिंपैथिन और नॉन एपिनेफ्रिन को, जबकि ये रिलीज करते हैं एसिटिल कोलिन को। क्लियर? अब ये तो फंक्शन याद करोगे तभी तो याद होगा। ये इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिक रेट को, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसके रेट को ये बढ़ा देते हैं सिंपैथेटिक नर्व, और ये हमारे मेटाबॉलिक रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। उसके बाद ये एक्सेलरेट करते हैं एक्टिविटीज और प्रिपेयर करते हैं बॉडी को अगेंस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर फाइट और फॉर फ्लाइट और फ्राइट। एक्सेलरेट करते हैं हमारी एक्टिविटीज को, जैसे कि कहीं से भागना हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारी बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगा तभी तो भागेंगे। जैसे गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो वो भागती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी की एक्सेलरेशन एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करते हैं और ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर भी करते हैं कि यहाँ से भागना है या यहाँ पे लड़ना है। फ्लाइट और फ्लाइट की कंडीशन में ये हमें मेंटेन रखते हैं। ये नॉर्मलाइज करते हैं एक्सेलरेटेड एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड फीलिंग टू रिलेशन, कंफर्ट एंड प्लेजर। ये हमें बड़ा कंफर्ट, रिलैक्सेशन के फेज में ले जाते हैं, हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज कर देते हैं। गॉट इट? तो ये इसके डिफरेंसेस हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के, दोनों के काम अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स वेरियोली एंड वेयर आर दे लोकेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपकी इस बुक में दिया हुआ है, बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 156। ठीक, चलिए तो हमें पहले बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्टिंग मेम्ब्रेन एंड पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताएं। तो भाई पढ़ तो लिया है हम लोगों ने रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल। सी, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग होता है, और जबकि ये एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो ट्रेवल करते हैं ऑल अलोंग द एक्सॉन, एक्सॉन के पास, बताया था अभी। चलिए यहाँ पे सोडियम पंप्स ऑपरेट होते हैं, है ना। रेस्टिंग पोटेंशियल में सोडियम पंप ऑपरेट होते हैं और यहाँ पे सोडियम पंप ऑपरेट नहीं होते। जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो वहां पे सोडियम पंप ऑपरेट नहीं होते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग दिस आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव व्हाइल इनसाइड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। रेस्टिंग पोटेंशियल में जो आउटसाइड होती है मेम्ब्रेन की ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और जो इनसाइड होती है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाहर वाली, आउटसाइड वाली पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इनसाइड वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जबकि इस केस में आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाइल इनसाइड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके केस में, एक्शन पोटेंशियल के केस में, जो आउटसाइड वाली मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिव हो जाती है और इनसाइड वाली मेम्ब्रेन ऑपोजिट हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? दोनों के केस में मेम्ब्रेन्स का चार्ज बदल जा रहा है, अंदर और बाहर दोनों मेम्ब्रेन का। Membrane is more permeable to sodium ion than membrane is more permeable to potassium ion than सोडियम आयन। रेस्टिंग कंडीशन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये ज्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम आयन के लिए, ना कि सोडियम आयन के लिए, जबकि एक्शन पोटेंशियल में जो मेम्ब्रेन होती है ये ज्यादा परमिएबल होती है सोडियम आयन के इन कंपैरिजन टू पोटेशियम आयन। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन और एक्शन में मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज परमिएबल फॉर सोडियम आयन। क्लियर? उसके बाद
दूसरा क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स वेरोली एंड वेयर आर दे लोकेटेड? सो पॉन्स वेरोली जो है ये फॉर्म करते हैं फ्लोर ऑफ ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम का फ्लोर होता है उसको ये फॉर्म करते हैं और सर्व करते हैं एज अ न्यूरोनल लिंक बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्लम। देखो ये एक लिंक का भी काम करते हैं। जो पॉन्स वेरोली हैं ये सेरेब्रम और सेरेब्रल दोनों के बीच में लिंक का भी काम करते हैं, है ना। सो ये कंसिस्ट करते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई, न्यूमोटैकिक एरिया और एपिन्यूस्टिक एरिया। ये पोंटाइन न्यूक्लियाई, न्यूमोटैक्सिक एरिया और एपिन्यूस्टिक एरिया को भी ये कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद पोंटाइन न्यूक्लियाई जो होते हैं ये साइट्स होते हैं जहाँ पे सिग्नल्स फॉर वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट आर रिलेड इनटू सेरेब्लम। पोंटाइन न्यूक्लियाई ये वो साइट होती है जहाँ पे सिग्नल्स, जो वॉल्यूमेंट्री सिग्नल्स होते हैं, वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट के जो सिग्नल्स होते हैं वो मिलते हैं और ये उसको रिले कर देते हैं इनटू सेरेब्लम। ये जो सेरेब्लम है इनसे भी तो ये कनेक्टेड है, तो ये उसको पास कर देते हैं। नाउ बोथ न्यूमोटैकिक एंड एपिन्यूस्टिक एरिया जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को। जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन ब्रीथ आउट, तो उसको ये कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल ये पोन्स वेरोली का काम है। क्या काम है इनका? कि ये हमारे जो वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप पूछिए, हम उसका आंसर करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।